जानेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। यह हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से मसालों के व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। इसके अलावा वे रेशम, कपास, नील, चाय और अफीम का भी व्यापार करते थे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के कालीकट आगमन से यूरोप से पूर्वी एशिया तक का समुद्री मार्ग खुल गया था। इसके बाद भारत यूरोप के व्यापार के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया और स्पाइस द्वीप समूह के व्यापार एकाधिकार को हथियाने की यूरोपीय महत्वाकांक्षा का दायरा भी व्यापक हो गया, जिसके कारण कई नौसैनिक युद्ध हुए। ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए की थी। इन संयुक्त स्टॉक कंपनियों के शेयर मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारियों और अभिजात वर्ग के स्वामित्व में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं था। अंततः 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के विघटन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया और इसे ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी की बाढ़ भी भारत में कृषि अर्थव्यवस्था को बदल रही थी। 19वीं सदी के आखिरी दशक में कच्चे माल की बड़ी मात्रा, न केवल कपास बल्कि कुछ खाद्यान्न को सुदूर बाजारों में निर्यात किया जाता था, जिसमें कई छोटे किसान जो उन बाजारों के उतार चढ़ाव पर निर्भर थे और सूदखोरों के हाथों अपनी भूमि, पशुधन और उपकरणों को गंवा दिए। अधिक प्रभावशाली ढंग से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में अकाल पड़े जो बड़े पैमाने पर गंभीर थे। हालांकि अकाल इस उपमहाद्वीप के लिए नए नहीं थे, लेकिन ये गंभीर थे, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए और कई ब्रिटिश और भारतीय आलोचकों ने इसके लिए भीमकाय औपनिवेशिक प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। ब्रिटिश भारत में स्वशासन की ओर पहला कदम 19वीं सदी में उठाया गया, जब ब्रिटिश वायसराय को सलाह देने के लिए भारतीय सलाहकारों की नियुक्ति की गई और भारतीय सदस्यों वाली प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया। ब्रिटिश ने बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के साथ विधायी परिषदों में भागीदारी को और विस्तृत किया। नगर निगम और जिला बोर्ड को स्थानीय प्रशासन के लिए बनाया गया। उनमें चुने हुए भारतीय सदस्य शामिल थे। वर्ष के अंत में लंदन में सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद उन्होंने सुझाव दिया कि युद्ध में भारतीयों की भूमिका के मद्देनजर ब्रिटिश लोगों को उनके प्रति बेहतर विश्वास जताना चाहिए और विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से, जिसमें राजाओं को पुरस्कार और खिताब का सम्मान, सेना में भारतीयों को कमीशन देना और कपास पर अत्यधिक धिक्कारित आबकारी कर को हटाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगस्त 1917 में नए लिबरल भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेगू ने ब्रिटिश उद्देश्य की घोषणा की, जिसके तहत प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न हिस्से के रूप में भारत में एक जिम्मेदार सरकार को स्थापित किया जा सके। इससे शिक्षित भारतीयों में एक बार फिर विश्वास पैदा किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1915 में नाजुक हालातों को देखते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसने उसे राजनीतिक रूप से खतरनाक विरोधियों को बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया के हिरासत में लेने का अधिकार सौंपा और 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत मिले अधिकार के अलावा उन्हें और अधिकार दिए, जिसके दम पर वे पत्रकारों को बिना किसी मुकदमे के कैद कर सकते थे और प्रेस पर प्रतिबंध लगा सकते थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ आर्थिक माहौल में बदलाव देखा गया। वर्ष 1919 की समाप्ति तक 1.5 मिलियन भारतीयों ने सशस्त्र सेना में अपनी सेवाएं दी, या तो लड़ाकू के रूप में या फिर गैर लड़ाकू के रूप में। 1939 में द्वितीय युद्ध के शुरू होने पर वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए भारत की ओर से युद्ध घोषित कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके विपरीत
मुस्लिम लीग ने युद्ध के प्रयासों में ब्रिटेन का समर्थन किया, लेकिन अब यह विचार पनपने लगा कि कांग्रेस के वर्चस्व वाले स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने अपने क्रिप्स मिशन के माध्यम से युद्ध की खातिर भारतीय राष्ट्रवादियों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसके बदले में स्वतंत्रता का वादा किया गया। लेकिन कांग्रेस और उनके बीच वार्ता खंडित हो गई। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। गांधी ने बाद में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और मांग की कि अंग्रेज तुरंत भारत से वापस चले जाएं, अन्यथा उन्हें राष्ट्रव्यापी नागरिक अवज्ञा का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं के साथ गांधी को तुरंत कैद कर लिया गया और पूरे देश भर में छात्रों की अगुवाई में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे और बाद में इसमें किसान राजनीतिक समूह भी शामिल हो गए, विशेष रूप से पूर्वी संयुक्त प्रांत, बिहार और पश्चिमी बंगाल में। युद्ध के प्रयोजन से भारत में मौजूद ब्रिटिश सेना की बड़ी संख्या ने 6 सप्ताह से कुछ अधिक समय में ही आंदोलन को कुचल दिया। फिर भी आंदोलन के एक हिस्से ने कुछ समय के लिए नेपाल की सीमा पर एक भूमिगत अस्थायी सरकार का गठन कर लिया। भारत के अन्य भागों में आंदोलन कम सहज और विरोध कम तीव्र था, लेकिन फिर भी यह 1943 की गर्मियों तक चला। कांग्रेस नेताओं के जेल में होने से ध्यान सुभाष बोस पर गया, जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी हाईकमान के साथ मतभेद के बाद 1939 में कांग्रेस से निकाल दिया गया था। बोस ने अब अपना रुख धुरी शक्तियों की तरफ किया ताकि भारत को बलपूर्वक आजाद कराया जा सके। जापानी समर्थन के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सिपाही थे, जिन्हें सिंगापुर में पकड़ा गया था। युद्ध की शुरुआत से जापानी गुप्त सेवा ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को अस्थिर करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में अशांति को बढ़ावा दिया था और उसने कब्जा किए गए क्षेत्रों में कई अस्थायी और कठपुतली सरकारों का समर्थन किया, जिसमें बर्मा, फिलीपींस और वियतनाम शामिल थे। 1944 की फेरबदल के बाद प्रबल ब्रिटिश सेना ने 1945 में जापान के यू-गो आक्रमण को पहले रोका और फिर पलट दिया और सफल बर्मा अभियान की शुरुआत की। बोस की आजाद हिंद फौज ने सिंगापुर पर पुनः कब्जा हो जाने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और उसके शीघ्र बाद बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई। 1945 के उत्तरार्ध में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे ने भारत में सार्वजनिक अशांति और राष्ट्रवादी हिंसा को भड़काया। जनवरी 1946 में सशस्त्र सेवाओं में कई विद्रोह भड़क उठे, जिसकी शुरुआत RAF सैनिकों से हुई, जो ब्रिटेन के लिए अपनी स्वदेश वापसी की धीमी गति से व्यथित थे। 1946 में ये विद्रोह मुंबई में हुए रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गए। हालांकि इन विद्रोहों को तेजी से दबा दिया गया। इन्हें भारत में काफी सार्वजनिक समर्थन हासिल हुआ और इसने ब्रिटेन में नई लेबर सरकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कर रहे थे और उनके साथ थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो यहां पूर्व में 4 साल पहले आ चुके थे। इसके अलावा 1946 के शुरू में भारत में नए चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 8 में जीत हासिल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वार्ता विभाजन के मुद्दे पर लड़खड़ा गई। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया और ब्रिटिश भारत में शांतिपूर्वक एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लक्ष्य बनाया। अगले ही दिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे और जल्दी ही पूरे भारत में फैल गए। सितंबर में कांग्रेस के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार को स्थापित किया गया, जहां जवाहरलाल नेहरू एकजुट भारत के प्रधानमंत्री बने। बाद में उस वर्ष ब्रिटेन में लेबर सरकार ने, जिसका राजकोष हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध से खाली हो चुका था, भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का फैसला किया और 1947 के आरंभ में ब्रिटेन ने जून 1948 तक सत्ता के हस्तांतरण के अपने इरादे की घोषणा की।
जैसे जैसे स्वतंत्रता नजदीक आती गई, पंजाब और बंगाल के प्रांतों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा जारी रही। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की नई सत्ता अस्तित्व में आई, जहां मोहम्मद अली जिन्नाह ने गवर्नर जनरल के रूप में कराची में शपथ ग्रहण की। उसके अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत, जो अब एक लघु भारतीय संघ था, अब एक स्वतंत्र देश बन चुका था और नई दिल्ली में इसके सरकारी समारोह शुरू हो चुके थे, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और वाइसरॉय लुई माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल बने रहे। अगर हमारे वीडियो ने आपके दिल को छुआ है या कुछ नया सिखाया है, तो हमारे सफर में हमारा साथ दें। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें, ताकि हम और भी बेहतर और दिल से आपके लिए कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।